हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव के टेबल की बात की थी कि मेंडलीव जो है वो उसने पीरियडिक टेबल दिया था, एक पीरियडिक लॉ दिया था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। ठीक है, उसके बिहाफ पे उसने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के में एक टेबल बनाया था। ठीक है और बहुत ही मतलब कि मशहूर हो गया था, लेकिन बहुत सारे सक्सेसिव पॉइंट्स भी थे, एडवांटेजेस भी थे और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत समय तक, बहुत टाइम तक ये जो पीरियडिक टेबल है वो फॉलो तो हुआ, लेकिन हमने चैप्टर 2 में देखा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कोई भी एटम जो है वो डिवाइड हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फाइंड किया गया। ठीक है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड उन्होंने जो मॉडल दिया था, फैराडे उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन ये जो फाइंड किए थे, तो सब एटॉमिक पार्टिकल मिल गए। पहले सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं थे, इसलिए क्या किया था कि एटॉमिक मास को ये मेंडलीव ने लिया था। ठीक है, तब तो एटॉमिक नंबर और ये जो पार्टिकल्स थे वो थे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब जैसे 90s की सेंचुरी स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ कि बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड हो गए। कोई एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों है वो समझ में आ गया और नई एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, a new term introduced as atomic number, जिसको Z भी बोलते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा वो इंट्रोड्यूस हो गई। अब Z क्या है, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम और आयन, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, आयन क्यों नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि मैं Na लिखूं और Na+ लिखूं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन ही है। इसी वजह से प्रोटॉन के नंबर को लेना पड़ता है आयंस के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटॉन को ले सकते हैं या फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। आयंस के अंदर हमको प्रोटॉन को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, ये तो हमको मालूम है। अब 1930 की सेंचुरी जब स्टार्ट हो गई 90s में, तब एक साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजले। उन्होंने क्या किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो हमने आगे चैप्टर 2 में देखे थे कि किसी भी मेटल के ऊपर एक्सरे डालोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी वाला हमने देखा था ना, फोटोन एनर्जी वाला। ठीक है, वो न्यूटन ने बाद में वो काइनेटिक एनर्जी वाला, वर्क फंक्शन वाला, वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। क्या किया, और उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ क्या प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी जो किसी भी एलिमेंट पे, बहुत सारे एलिमेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। यहाँ पे एलिमेंट रख दिया, यहाँ पे क्या किया, एक्सरे गिराया, तो एक्सरे गिरते ही क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो उस फ्रीक्वेंसी, म्यू मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट पे क्या किया, और एटॉमिक मास पे किया ग्राफ। ठीक है, एटॉमिक मास पे किया। तो ये जो ग्राफ है वो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के लिए किया, तो स्ट्रेट लाइन की जगह क्या मिला, ऐसा कुछ, ऐसा ग्राफ मिला। ऐसा यहाँ पे कोबाल्ट, निकल, जो मेंडलीव ने जो दिया था उसके हिसाब से ये एटॉमिक मास पे ये ग्राफ मिला। और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर पे किया तो स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन।
हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा करके स्ट्रेट लाइन मिले। यहां पे क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। तो ज्यादा स्टडी करने पर उन्हें पता चला कि ये जो है एटॉमिक नंबर वो एज अ फंक्शनल एटॉमिक मास से बहुत ज्यादा अच्छा है। एटॉमिक नंबर जो है एज अ फंक्शनल एटॉमिक मास से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीव ने पीरियडिक लॉ दिया था वो चेंज कर दिया, और उसने बोला कि अब ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ मैं दे रहा हूं। मॉडर्न पीरियडिक लॉ उन्होंने क्या दिया? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स are periodic function of their atomic number, मतलब कि Z पीरियडिक फंक्शन है। ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे आप, ठीक है, एटॉमिक मास वाला आप भूल जाओ, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, इसीलिए यहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। मेंडेलीव के ड्रॉबैक्स में मैंने बताया हुआ है कि उसने चेंज किए थे ना, और लॉ टूट गया था, ठीक है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उसको रखोगे तो कुछ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टी है वो सेम एलिमेंट की सेम आएगी, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या बोला? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एक चीज बताई, अब एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि एक टर्म आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे प्लेसमेंट रखते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब शेल देखे, सब शेल देखे, और उसके अंदर ऑर्बिटल्स देखी, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और एक और टर्म है वैलेंस शेल, इसका मतलब है लास्ट शेल, जो 10th में आपने पढ़ी होगी, लास्ट शेल, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन an orbital of any atom is called वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा उसे वैलेंस शेल बोलते हैं, या फिर उस शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मतलब कि ये जो पूरा ये जो टेबल अभी बनेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं। Moseley stated that all of physical and chemical properties should depend upon their electronic कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, और इससे ही क्या हो गया, उसने पूरा टेबल जो है वो बना दिया। पहले क्या किया? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप NS1 NS2 लिखते हो तो पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n बोलते हैं, यू ऑल नो दैट। ये क्या बताता है? दिस क्वांटम नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सप्लेन अबाउट नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम। कितने
शेल्स प्रेजेंट है एक एटम के अंदर वो बताता है। अब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो ऑर्बिटल बन जाएगी, मतलब कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा शेल, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतने कम शेल। ठीक है, तो ये जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल बताता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मोजली यूज दिस quantum number as to create the periods, मतलब कि रो। इसने क्या किया कि क्वांटम नंबर को यूज किया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पीरियड्स बनाने के लिए, मतलब कि रोज बनाने के लिए। ठीक है, वो मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो क्या आता है, सब शेल्स। अब सब शेल कौन बताता है, एल, मतलब कि एजीमुथल नंबर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का यूज किया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल्स बताता है। ठीक है, यहां पे लिखना हो तो लिख लो, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा हुआ है। क्या बताता है, एक्सप्लेन अबाउट सब शेल। ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हैं शेल वो बताता है, शेल के अंदर कितने सब शेल है वो एल बताता है, और सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है वो कौन बताता है, एम बताता है। एक्सप्लेन्स अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्लियर, सीधी सी बात है। आपको मालूम है एस, पी, डी और एफ ये सब शेल्स हैं। ये क्या है, सब शेल्स है। एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है, तो एक ही होती है, 1 ऑर्बिटल। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसके अंदर कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल्स होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसके अंदर कितनी होती है, 7 ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा हुआ है। तो इनको यूज कैसे किया वो मैं आपको समझाता हूं, पहले इतना नोट करो, ये बेसिक चल रहा है, इसको 1 या 2 बार देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा नोट करो। चलो, अब सब शेल हमने देख लिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको सब शेल बताता है। ठीक है, और एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट ऑर्बिटल्स, कितनी ऑर्बिटल्स है सब शेल के अंदर। सो वी ऑल नो दैट देयर इज अ 1 ऑर्बिटल इन एस ऑर्बिटल, एस सब शेल बोल दो, 3 ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल, 5 ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल एंड 7 ऑर्बिटल्स इन एफ सब शेल। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, एस के अंदर कितनी है, एक ही है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये सब शेल है, ऊपर लिख लेता हूं मैं, सब शेल्स। फिर पी के अंदर है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, इसको अगर बॉक्स में बना देंगे तो भी चलेगा, ऐसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। देन डी के अंदर 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डैश वाई स्क्वायर बोल दो, डी जेड स्क्वायर। इसमें 5 बना देते हैं ऐसे। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। वैसे ही एफ में कितनी होगी, 7। ठीक है, ये जरूरत नहीं है इसकी ज़्यादा हमको। तो इनका यूज़ कैसे हुआ, अब मैंने बोला कि पूरा मोजली ने जो टेबल बनाया वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बनाया ना, तो उसने क्या किया, उसने बोला
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब s में होगा तो s के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, देयर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल। ये तो सबको मालूम है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो पीरियड उन्होंने बनाए, कैसे बनाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड क्या बनाए, रोज बनाई। ठीक है, तो अगर हमने देखा तो जब एलिमेंट मिलते गए तो पता चला कि जो लास्ट 118 अभी तक जो 118 एलिमेंट मिले, तो लास्ट जो हमको मिला 118 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, उसमें 7 शेल्स हैं, 7 शेल्स है, मतलब कि पीरियड उन्होंने कितने बनाए, 7। 3 = 4, n = 5, n = 6, n = 7। क्योंकि 7 शेल्स हैं, एनर्जी लेवल 7 है, तो पीरियड भी कितने बनाए, 7। मतलब कि रोज कितनी बनाए, ऐसी लाइन, आड़ी लाइन बोल दो, ऐसी कितनी बनाए रोज, 7। अगर अभी आगे जाके 8 शेल मिल जाएंगे तो 8वीं भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इतनी रो बना दी, इनको बोलते हैं पीरियड्स। उनको नाम क्या दे दिया, पीरियड्स नाम दे दिया मोजली ने, क्या दे दिया, पीरियड्स। ठीक है, ये मतलब कि ये जो है वो ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन या फिर रोज बोल दो, पीरियड बोल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके अंदर एक ही शेल है वो यहां पे आएंगे सभी, जिसके अंदर 2 शेल है वो यहां पे आएंगे, जिसके अंदर 3 शेल है वो यहां पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल वाला है हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, खत्म। और हीलियम का क्या है, 1s2, तो इसके अंदर देखो 1 शेल ही है, तो पहले रो में 1 ही इलेक्ट्रॉन, मतलब कि पहले जिस एक ही शेल होगा वो इस रो में आएंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया। 2 शेल की बात करो तो यहाँ पे लिथियम, तो 1s2 2s1, तो कितने शेल, 1 और 2, तो यहाँ पे लिथियम आएगा, समझ में आ रहा है। फिर बेरिलियम, तो 1s2 2s2 2p1, अब यहाँ पे 2 के अंदर s और p दोनों आते हैं, 3 के अंदर फिर d नहीं आता, d किस में आएगा, 3rd शेल में आएगा, तो ये भी बेरिलियम भी 2nd में ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे जितने शेल होंगे, 3 शेल जिसमें होंगे वो 3rd रो में आएंगे, जिसके अंदर 4 शेल है वो इसके अंदर, जिसके अंदर 5 शेल है वो इसके अंदर। ठीक है, वैसे वैसे 7 शेल, मतलब कि 7 पीरियड बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब इसके अंदर आप देखोगे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब कि 2 टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। एक तो होगी ns1 और एक होगी ns2, तो इनको साथ में नहीं रह सकते, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। क्या बना दिए, ग्रुप्स, मतलब कि ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग, ठीक है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, 18 ग्रुप्स बनाए। कितने ग्रुप बनाए, 18 ग्रुप्स बनाए, मतलब कि आप बोल सकते हो कॉलम्स, 18 कॉलम्स बनाई उन्होंने। ठीक है, यहां पे देखो इसका तो NS ये भरा होगा तो NS2 होगा, लेकिन ये NP1 होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो NP1 में यहाँ पे होगा, तो PX1 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर अगर मान लो कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, NS2 NP2, ठीक है। फिर ये तीसरा होगा तो NS2 NP3, ये 3 हो गए, लेकिन P के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो फिर वापस से एक आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक चौथी बन गई NS2 NP4। फिर यहाँ पे वापस से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो NS2 NP5, और एक यहाँ पे वापस से तो NS2 NP6। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कितने कॉलम्स हमको बनाने हैं, कितने ग्रुप्स बनाने हैं। तो इसके तो 2 बन गए, यहाँ पे 2, और इसके कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब कि P के, अगर P के बात करो तो ऐसे बॉक्स हमको कितने बनाने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि ये बनाएंगे। पहले में आएगा NS2 NP1, दूसरे में NS2 NP2, तीसरे में NS2 NP3, तीसरे में चौथे में NS2 NP4,
यहाँ पे NH2NP5, NH2NP6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसे ग्रुप बनेंगे। यहाँ पे हमने कितने बनाए, 2 बनाए, NH, ये NH1 और NH2। P के लिए ये तो भरा होगा, P के लिए अगर P में तभी जाएगा जब ये भरा होगा। आउट बाउ प्रिंसिपल देखा हमने कि जिसकी एनर्जी लो होगी वो पहले भरेगा, तो इसके लिए ये होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ग्रुप बन गया P वालों का, ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1s2 NH2, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ। तो ये S वालों का, वो P वालों का। वैसे ही यहाँ पे D वालों का बनेगा। अब D वालों के लिए P पूरा भरा होगा, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो NH2 NP6 और ND1, ठीक है। वैसे ही क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ND1 आएगा, फिर ND2, फिर ND3, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे क्या होगा, ND4, फिर ND5, 5 भर गए यहाँ तक, लेकिन पूरे तो 10 हो सकते हैं। तो वापस से ND6, ND7, ND8, ND9 और ND10, मतलब कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कितने ग्रुप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि डी वालों के कितने ग्रुप बनेंगे, 10, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये डी सिर्फ डी वालों के लिए बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी अलग अलग है। वैसे एफ वालों के कितने बनेंगे, एफ वालों के जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने, मतलब कि 14 ग्रुप्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 14 ग्रुप्स, खड़ी कॉलम बोल सकता हूं ना वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है वो S के अंदर ही है ना, ये NH1 और NH2, तो इनको बोल दिया एस ब्लॉक। क्या बोल दिया, एस ब्लॉक, जिसके अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे दिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH1 NH2 और इसकी है NH1 NH2, इसकी NS1 ही होगी, सॉरी NS1 और NH2। इसको ये बोल दिया। ये नोट नहीं बनाना, अभी मैं समझाऊंगा। जब ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको टेबल समझ में आ जाए, ठीक है। कैसे मोजली ने बनाया, तो पहले रो को पीरियड बनाया, रो को पीरियड बना दिया और खड़ी कॉलम को क्या बना दिया, ग्रुप्स बना दिया। ग्रुप्स कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो उनको अलग अलग ग्रुप बना दिया। इसके सिमिलर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यहाँ पे रखेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, सब समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पी वाले, तो पी वाले इतने ग्रुप बने, तो इनको नाम दे दिया पी ब्लॉक। क्या दे दिया, पी ब्लॉक, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में ही जा रहा है, इसलिए। फिर इसको क्या नाम दे दिया, इसको दे दिया डी ब्लॉक। क्या दे दिया, डी ब्लॉक, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में ही जा रहा है। ये पूरी डी ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर ही सब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके सिमिलर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी एलिमेंट की होगी वो इसमें रख देंगे, ठीक है। जो भी एलिमेंट चेक करेंगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल पी ऑर्बिटल होगी, वो पी वाले में रख देंगे और एस वाले में एस में रख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पूरा टेबल सेपरेट किया हुआ है। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी उसको साथ में रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना, ओके। उसके बाद पूरा टेबल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं पूरा टेबल कैसे याद रखना है वो भी समझाऊंगा और पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा। इतना क्लियर हो गया। नोट बनाओ नहीं बनाओ आप पे ऊपर है। अगर ये चीज की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वो तो लिखना है। इसकी नोट बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। टेबल कैसे बना वो ज्यादा पूछा जाता है। टेबल को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बार क्या होता है कि एलिमेंट जो है वो हमको याद होने चाहिए, तो ही हम प्रॉपर्टी जो है वो याद कर सकते हैं। इसीलिए आगे प्रॉपर्टीज बहुत सारी आएगी, एटॉमिक रेडियस आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इतनी चीज आपको पता चल गई होगी कि मैं आपको क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब 1940s में क्या हुआ कि सीबोर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने क्या किया, स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। और यूरेनियम के बाद, यूरेनियम जब वो फाइंड हुआ उसके बाद के जो एलिमेंट उनको पोस्ट यूरेनियम एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है।
तो पहला उन्होंने फाइंड किया प्लूटोनियम, पहला एलिमेंट उन्होंने फाइंड किया था प्लूटोनियम फाइंड किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरी लाइन ही लगा दी और एटॉमिक नंबर 94 से 102 तक उन्होंने सीरीज में सब एलिमेंट्स फाइंड किए, ठीक है। सब एलिमेंट्स उन्होंने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी और सब फाइंड किए। तो उन्होंने देखा कि इन सब के अंदर f ऑर्बिटल्स के अंदर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लास्ट वैलेंस शेल जो है, या फिर बोल दो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन f ऑर्बिटल, यहां पे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है, ये 94, ये 102, ठीक है। तो क्या किया कि अब तब जो है वो पूरा टेबल भर गया था, तो इनको सेपरेट नीचे रखना पड़ा, ठीक है। इसको क्या रखना पड़ा, सेपरेट नीचे रखना पड़ा, टेबल के नीचे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स, ठीक है। ये पूरा मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में। ये जो है ये लेंथेनाइट के बाद आएंगे और ये एक्टिनाइट के बाद आएंगे, ये दोनों एलिमेंट है, इसीलिए ऊपर की रो को बोला गया लेंथेनॉइड और नीचे की जो सीरीज है उनको बोला गया एक्टिनॉइड्स, ठीक है। क्योंकि ये पूरे एलिमेंट जो है उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में आ रहा है, तो इसको बोला गया f ब्लॉक। क्या बोला गया, f ब्लॉक बोला गया, और इनको बाहर रखा गया, टेबल से बाहर रखा गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ये जो है वो सभी लास्ट इलेक्ट्रॉन d में आ रहा है तो d ब्लॉक, इसमें p में आ रहा था p ब्लॉक, यहाँ पे s में आ रहा था s ब्लॉक, और ये f ब्लॉक बोला गया। जहाँ पे वैसे एलिमेंट हो गए जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में आए होंगे। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे f ब्लॉक, p ब्लॉक, s ब्लॉक सब नाम रखे। क्लियर, तो ये थोड़ा बेसिक था। अब जाके हम क्या करेंगे, कल अगले वीडियो में टेबल देखेंगे, तो टेबल जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इतना क्लियर हो गया। ऐसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब कि कलेक्टिवली इफोर्ट करके बनाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो।